नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन जनरल साइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जनरल साइंस में अपना धातु या धातु जो पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो अपने धातु या धातु के जो भी पार्ट, जितने भी पार्ट हैं वो पूरा एक बार क्लियर देख लें ताकि पूरा पॉइंट आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला आप सभी क्वेश्चन है, लोहे का प्राकृतिक ऐसक है। क्वेश्चन है लोहे का प्राकृतिक ऐसक। तो ध्यान देना भाई, पहला ऑप्शन दे रखा है लोहे का प्राकृतिक ऐसक के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है हेमेटाइट और यही करेक्ट आंसर है। लोहे का प्राकृतिक ऐसक क्या है आपका? हेमेटाइट है। सूत्र होगा Fe2O3। ठीक है, अगर आपको प्राकृतिक ऐसक नाम न देकर आपको ये बोलता लोहे का ऐसक है तो पहला ऑप्शन तो ये बोलो ये भी लोहे का ऐसक है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सूत्र होगा Fe3O4, ये भी लोहे का ऐसक है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके क्वेश्चन में गेलेना। दोस्तों, गेलेना किसका ऐसक है? गेलेना बोलते हैं PbS यानी लेड सल्फाइड को। ये लेड यानी शिष्य का ऐसक है दोस्तों। एक है केलामाइन, केलामाइन या केलामीन यानी केलामाइन, ये किसका ऐसक है दोस्तों? जिंक का ऐसक है। सूत्र होता है ZnCO3। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा लोहे का प्राकृतिक ऐसक है और आंसर आपका क्या आएगा? हेमेटाइट आएगा। अगर आपको लोहे का ऐसक पूछता तो ये दोनों आंसर सही थे। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। लोहे का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोहे का शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में पिटवा लोहा। पहला ऑप्शन दे रखा है पिटवा लोहा। दूसरा दे रखा आपका डलवा लोहा और तीसरा दिया है क्वेश्चन में दोनों और चौथा कोई नहीं। ठीक है, ध्यान देना भाई। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? पिटवा लोहा है। अपन ये कह सकते हैं कि पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करेंगे? डलवा लोहा को फेरिक ऑक्साइड के साथ अपन पिघलाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? यानी डलवा लोहा को किसके साथ? फेरिक ऑक्साइड के साथ पिघलाकर अपन प्राप्त कर सकते हैं पिटवा लोहा। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का शुद्ध रूप, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? हीरा आएगा। अगर आपको पूछे कोयले का शुद्ध रूप है तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? एंथ्रेसाइड आएगा। पूरा बताया हो भाई, पीछे धातु या धातु पार्ट में पूरा समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। ये किससे मिलकर बनी होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है CO+Zn। ठीक है, दूसरा दे रखा है SN+Cu। तीसरा दे रखा है Cu+Zn+ निकिल। चौथा निकिल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा प्लस कार्बन। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं Cu तांबा। तांबा जिंक से मिलकर पीतल बनता है। यानी पिताजी आपको याद करने का तरीका बताया था। पिताजी पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तांबा प्लस जिंक बराबर क्या होता है? पीतल। तो बोलो ये तो किसका बना? पीतल का बना है। फिर ये टिन का सिंबल Sn होता है। तांबा Cu, टिन और तांबा दोनों से मिलकर यानी टिन और कॉपर दोनों से मिलकर क्या बनता है? आपका कांसा बनता है। ठीक है, फिर पिताजी के साथ थोड़ा निकिल आ जाता है। यानी पीतल के साथ थोड़ा निकिल। पीतल का सूत्र Cu+Zn के साथ क्या आएगा? निकिल। तो क्या बनेगा दोस्तों? जर्मन सिल्वर बनेगा और यही करेक्ट आंसर आएगा। और चौथे का क्या बनेगा? निकिल प्लस क्रोमियम जिसे नाइक्रोम कह सकते हैं। लोहा प्लस कार्बन जिसे इस्पात कह सकते हैं। दोनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, इस प्रकार पूरे ऑप्शन के बारे में आपको ढंग से देखना है ताकि 3-4 क्वेश्चन एक साथ आपके क्लियर होते जाए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी।
अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। क्वेश्चन ये पूछा है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। आंसर क्या आएगा भाई, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या आएगा आपका, W आएगा। ठीक है, कारण क्या है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का क्यों बनाते हैं, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक उच्च का मतलब बोलो कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, पीछे पढ़ा दिया, लेकिन साथ में याद रख लेना, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ पारे की वाष्प भरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान कितना होता है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान आपसे पूछा गया है। देखो मैं पूरा क्लियर कर दूं, जो आपका कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं, देखो अपरूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय अभी डिस्कस करेंगे अगले वाले पॉइंट में। तो क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरीन आता है। तीनों की कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हीरा की बात करें तो हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है दोस्तों। अगर आपको ग्रेफाइट के बारे में पूछे तो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान 1.42 एंगस्ट्रम होता है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान 1.40 एंगस्ट्रम होता है। आपको क्वेश्चन में यह पूछा है कि हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य आबंध दूरी का मान कितना होता है, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, 1.54 एंगस्ट्रम आएगा। ये जो एंगस्ट्रम है, ये एंगस्ट्रम दोस्तों किसका मात्रक होता है, एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। किसका भाई, दूरी का मात्रक होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। एक एंगस्ट्रम का मान किसके बराबर होगा, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होगा। अपन ये कह सकते हैं कि दूरी का मात्रक एंगस्ट्रम आ गया। लेकिन दो क्वेश्चन मैं आपको यहां और बताने जा रहा हूं, हालांकि इन क्वेश्चन के बारे में फिजिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में याद रखना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक। तो आंसर आएगा आपका पारसेक। बोलो पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और अपन ये कह सकते हैं कि एक पारसेक बराबर, एक पारसेक इक्वल टू क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार आपको तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो पारसेक आ गया, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की धातु। दोस्तों सबसे हल्की धातु की बात करें अपन तो हल्की धातु होती लिथियम। बताया हुआ भाई, दो आपको बताया हुआ है। सबसे हल्की धातु नाम आए तो लिथियम, सबसे हल्का तत्व नाम आए तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस नाम आए तो हीलियम। क्लियर है ना, सबसे हल्की धातु नाम आए तो लिथियम, तत्व आए तो हाइड्रोजन, गैस आए तो हीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, हल्की धातु का लिथियम माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु की अपन बात करें तो तन्य धातु, पहली बात तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब ये होता है किसी भी धातु को गर्म करके उसे तार के रूप में परिवर्तित करना। और लगभग अपन धातु की बात करें तो लगभग सभी धातुएं जो होती है
उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन धातु में सबसे ज्यादा तन्य कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य है सोना। अगर सोना ऑप्शन में नहीं आता तो क्या मानते? चांदी। और दोनों आते हैं तो पहली वरीयता किसको देंगे? सोना को देंगे। तो करेक्ट आंसर सोना यानी एयू माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, यसद लेपन की क्रिया में कौन सी धातु काम में आती है? यसद लेपन की क्रिया में कौन सी धातु काम में आती है? देखो यसद लेपन होता क्या है? यसद लेपन होता क्या है? यसद लेपन का नाम होता है, यसद लेपन का नाम होता है गैल्वनीकरण। इसको अपन गैल्वनीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। यसद लेपन या गैल्वनीकरण का मतलब ये होता है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसी का नाम क्या होता है? यसद लेपन या गैल्वनीकरण होता है। दोस्तों गैल्वनीकरण की क्रिया में अब बताओ लोहे पर कौन किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की। इसका मतलब गैल्वनीकरण की क्रिया में कौन सी धातु काम में आती है? जिंक धातु। ये यसद लेपन की क्रिया में कौन सी धातु काम में आती है? जिंक धातु। मैं दो क्वेश्चन आपको और याद करवा रहा हूं, हालांकि अलग पॉइंट में चर्चा करेंगे इनके बारे में। एक तो होता है गैल्वनीकरण के साथ होता है वल्कनीकरण, वल्कनीकरण होता है, एक पाश्चरीकरण होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, वल्कनीकरण की बात करें तो रबर को सल्फर के साथ, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया का नाम क्या होता है? वल्कनीकरण होता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया का नाम क्या होता है? आपका वल्कनीकरण होता है। और रबर को कठोर तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और दोस्तों सल्फर को अपन गंधक भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। और पाश्चरीकरण की बात करें तो दूध से जीवाणु को, दूध से जीवाणु को जिस विधि के द्वारा नष्ट किया जाता है उस विधि का नाम पाश्चरीकरण होता है। तीनों मिलते जुलते हैं, क्लियर कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लोरोफिल के लिए सहायक तत्व कौन सा है? अब क्लोरोफिल होता क्या दोस्तों? क्लोरोफिल का मतलब ये होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला वो हरा पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सहायक होता है, उसी का नाम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को हरित लवक या पर्ण हरित भी कह सकते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण होता है। इसके लिए सहायक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। ध्यान रखना कौन सा है भाई? मैग्नीशियम है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल के लिए सहायक तत्व है मैग्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो निम्न में से उदासीन है, यानी किसका विलयन उदासीन है? आपको बताया था कि आपके धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं और कुछ उदासीन भी होते हैं। आपको समझाया हुआ है भाई, ठीक है। आप देखेंगे इनमें क्या क्या दिया हुआ है। CO2, CO2 तो अम्लीय प्रकृति की होती है, इसका जलीय विलयन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होती है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति की होती है। दोस्तों क्या होती है? उदासीन होती है। आपको एग्जाम्पल दिया था, CO का, जल का, दोनों किस में रखे जाएंगे? उदासीन में रखे जाएंगे। तीसरा ऑप्शन SO2 जो भी अम्लीय प्रकृति की होती है, और चौथा नॉन एन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा दोस्तों? आंसर है CO आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से आयनिक बंध बनता है, यानी आयनिक बंध किसके मध्य बनता है ये पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा धातुओं के मध्य, यानी धातु प्लस धातु के मध्य नहीं बनेगा भाई। इस आयनिक बंध में आवेश विपरीत होते हैं, एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अधातु के मध्य। दोस्तों अधातुओं में क्या होता है? सहसंयोजक बंध बनता है। अधातु के मध्य कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन अपन बात करते हैं धातु और अधातु, इनके मध्य धातु प्लस अधातु, यानी धातु और अधातु के मध्य आयनिक बंध बनता है। तो करेक्ट आंसर आएगा धातु है अधातु के मध्य, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इनको बढ़िया तरीके से आप दोबारा देखना। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के भी बहुत सारे शीटें डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी आप निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास समझ में आई, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों।